प्रेस के बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष श्री संजीव कटवाल जी, पार्टी के कोषाध्यक्ष संजय सूद जी और मीडिया के हमारे सह प्रभारी कर्णनंदा जी। कई दिनों से आप लोगों से रूबरू होने की इच्छा थी, लेकिन क्योंकि मेरा पार्लियामेंट का सेशन था इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। क्योंकि अभी हमारा ये बजट सत्र चल रहा है और अभी 13 फरवरी को ब्रेक हुआ है। 13 मार्च से 6 अप्रैल तक हमारा सत्र रहने वाला है। सबसे पहले तो बजट को लेकर कुछ बातचीत आपसे करना चाहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं, ये बजट अमृतकाल का बजट है और हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। और इस बार का जो बजट विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो, उस दिशा में हमारा देश आगे बढ़े, उस दृष्टि से ये बजट आया है। इस बजट में विशेष रूप से सप्तऋषि की संज्ञा इसको दी गई है और एक सर्व समावेशी सर्वस्पर्शी बजट जिसमें हमारे युवा साथी, महिलाएं, हमारे अनुसूचित जाति जनजाति, हमारे ओबीसी वर्ग के लोग, हमारे दिव्यांगजन, हर वर्ग का ध्यान इसमें रखा गया है। और ये प्रयास है कि हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके और विशेष रूप से मध्यम वर्ग की जो विशेष अपेक्षा इससे थी, मध्यम वर्ग का भी विशेष ध्यान रखा गया। जब इनकम टैक्स की जो छूट की सीमा थी 5 वर्ष से बढ़ाकर उसको 5 लाख से बढ़ाकर उसको 7 लाख रुपए कर दिया गया है। मैं समझता हूँ मध्यम वर्ग के लिए एक विशेष राहत देने का काम इस बजट में किया गया है। जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का विशेष ध्यान रखने की इस बजट में बात कही गई है, साथ ही साथ अगर हम हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो टूरिज्म डेवलपमेंट में ज़्यादा बढ़ावा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट हमारे देश में आए, इस चीज़ से मैं समझता हूँ एक महत्वपूर्ण पहल हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से रेलवे का जो बजट आया, ऐतिहासिक बजट इस बार रेलवे को दिया गया है। हम जिस प्रकार से कनेक्टिविटी की बात करें, एयर कनेक्टिविटी को लेकर 50 नए एयरपोर्ट्स को प्रारंभ करने की बात इसमें रखी गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी विशेष ध्यान रखा गया है। कुल मिलाकर मैं समझता हूँ हर क्षेत्र में हमारा देश आगे बढ़ सके, ऐसा एक बजट प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को इस बजट में जहाँ रेलवे में 1902 करोड़ रुपया मिला है, जिसमें कि हमारे चाहे वो नंगल तलवाड़ा रेल लाइन है, भानुपल्ली बिलासपुर है, चंडीगढ़ बद्दी जिसका काम चला हुआ है, या फिर शिमला जो हमारी हेरिटेज रेलवे लाइन है और हेरिटेज ट्रेन है। मैं समझता हूँ रेलवे की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को भी पहली बार इतना बजट इस बार के बजट में मिला है। हिमाचल प्रदेश में भी जहाँ रेलवे में अच्छा हमको बजट मिला, साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में भी अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दृष्टि से भी हिमाचल प्रदेश को विशेष तवज्जो इसमें मिली है। और हिमाचल प्रदेश के जो विभिन्न प्रोजेक्ट्स उसमें चाहे रोड से संबंधित हैं या दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, आने वाले समय में हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश को भी इसका लाभ आने वाले समय में हो। बजट के बाद दूसरा जो आपसे बात करने का विषय है, हम जानते हैं आज प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और लगभग 2.5 महीने के करीब कार्यकाल इनका पूर्ण होने को है। लेकिन हम देखते हैं कि जो अपेक्षाएं इस सरकार से थी और जनता ने जो इस सरकार से एक जो उन्होंने
इच्छा रखी थी कि ये सरकार आते ही बहुत कुछ करेगी, लेकिन अभी तक उस दिशा में ये सरकार नाकाम रही है। पिछले लगभग 2.5 महीने में लोगों को कुछ मिला तो नहीं, लेकिन ये अवश्य मिला कि बहुत सारे कार्यालय बंद कर दिए गए, टैक्स का बोझ जनता के ऊपर पड़ गया, और जो गारंटियां इन्होंने दी थी, 10 गारंटियां इन्होंने सत्ता में आने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए जनता के बीच में रखी थी, लेकिन अभी तक एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। दूसरी ओर जो पूर्व की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनहित में कार्यालय खोले थे, लगभग 620 कार्यालय इन्होंने इसमें से बंद कर दिए। बहुत सारे ऐसे कार्यालय जिसमें कि जो कार्यालय चल चुके थे, जहां अधिकारियों की नियुक्ति हो गई थी, जहां बजट का प्रावधान था, सुचारू रूप से जिन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया, जो कि मैं समझता हूं प्रदेश की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ। सुबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर, जो कि इन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने वादा युवाओं से किया था कि हम प्रतिवर्ष 1 लाख रोजगार देंगे। 1 लाख की जगह अभी ये 20,000 में आ गए, अपनी बात से पलट गए। लेकिन लगभग 4200 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको कि सिलेक्शन का इंतजार था, जिनके लिए जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन करवा दिया था और लगभग फाइनल स्टेज के ऊपर उनकी नियुक्तियां होने वाली थी। ऐसे समय में इन्होंने हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड को बंद किया। युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा इस सरकार ने किया है। 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी ये इसको प्रारंभ नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ युवाओं के साथ एक, जिसको मैं कह सकता हूँ, जो इन्होंने वादा किया था, वादा खिलाफी का काम इन्होंने किया। 1 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, ऐसी बात इन्होंने कही थी। लेकिन इनकी जो पहली कैबिनेट हुई, पहली कैबिनेट में इन्होंने एक सब कमेटी बनाई और बाद में कहा कि अब 1 लाख नहीं, हम 5 साल में 1 लाख को देंगे, अब 20,000 प्रति वर्ष हम रोजगार देंगे। मैं समझता हूँ युवाओं को जिस प्रकार का प्रलोभन देके सत्ता में सरकार आई, युवाओं के साथ ही आते ही इन्होंने धोखा किया। इसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो ओपीएस की बात कही थी, इन्होंने कहा था कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर हम लागू कर देंगे। 10 दिन में नहीं हुई, 10 दिन में इनकी पहली कैबिनेट भी नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा कि हम पहली कैबिनेट में कर देंगे, पहली कैबिनेट में भी नहीं हुई। फिर उन्होंने 13 जनवरी को इसकी घोषणा की और कहा था 2 दिन में हम जो है इसके रूल फ्रेम करके उसकी नोटिफिकेशन भी कर देंगे। आज तक उसकी नोटिफिकेशन नहीं हुई। एनपीएस का जो हिस्सा एम्प्लॉयज़ के उस हिस्से में से कटता है, तनख्वाह में से कटता है, जनवरी माह का भी जो उनका जो हिस्सा था एनपीएस का कट गया। अर्थात अभी तक इस दिशा में भी ये सरकार जो है आगे नहीं बढ़ पाई। आज जो हमारे कर्मचारी बंधु हैं ओपीएस के इंतजार में है। महिलाओं को इन्होंने कहा था हम 1500 रुपया प्रति माह महिलाओं के खाते में डालेंगे और एक परिवार की सभी महिलाओं को देंगे। इन्होंने पहली कैबिनेट में उसके लिए सब कमेटी बनाई। सब कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट दी तो प्रदेश की 32 लाख महिलाओं के लिए उन्होंने पहला कहा था, लेकिन सब कमेटी ने कहा पहले 18 लाख और अभी कह रहे हैं कि हम 8 लाख महिलाओं को देंगे और यह भी कहा कि हम एक परिवार की एक ही महिला को 1500 रुपये देंगे। अर्थात महिलाओं के साथ भी इन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया। हम देख रहे थे इस बार विधानसभा के चुनाव में लगभग 4.5% अतिरिक्त वोट पड़े और हमें लगा रहे थे जो जनता के लिए केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार भाजपा की सरकार ने काम किया उसका शायद ये नतीजा होगा। लेकिन बाद में देखने में आया कि इन्होंने जिस प्रकार से महिलाओं के फॉर्म भरवाए थे, 1500 रुपये का प्रलोभन दिया था और उसका नतीजा रहा कि महिलाओं के वोट अधिक पड़े, अर्थात कांग्रेस पार्टी को उसका फायदा हुआ। लेकिन इन्होंने सत्ता में आते महिलाओं के साथ भी धोखा किया। इन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया, इन्होंने महिलाओं के साथ धोखा किया, इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया। इन्होंने कहा था कि हम किसानों का जो है, जो किसान भाई हैं, गोबर जो हम एकत्रित करेंगे उसका गोबर भी खरीदेंगे। आज जो उस विषय में बात भी कहीं पर नहीं करते। 300 यूनिट फ्री बिजली की बात इन्होंने कही थी। अभी मैं पढ़ रहा था 2 दिन पहले ही कि इनका बिजली बोर्ड जो घाटे में चला, 250 करोड़ रुपए का उन्होंने बैंकों से ऋण लिया है तनख्वाह देने के लिए, पेंशन देने के लिए, और अभी फिर से इनको तनख्वाह भी देनी है और पेंशन भी देनी है। अर्थात जो 125 यूनिट हमारी सरकार ने शुरू किया था उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। आज प्रदेश की सरकार एक ही रोना रोती है, कर्ज कर्ज और कर्ज, और भारतीय जनता पार्टी को कोसने में पीछे नहीं रही है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा
कि कर्ज की शुरुआत भी अगर की है तो कांग्रेस की सरकार ने की। और जब 2012 में धूमल जी मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री से हटे तो उन्होंने उस समय प्रदेश के ऊपर मात्र 27,000 करोड़ रुपए का कर्जा था। 2017 में जब स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो उस समय 55,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल प्रदेश के ऊपर हो गया था। और जब जयराम जी मुख्यमंत्री पद से हटे तो प्रदेश के ऊपर 69,000 करोड़ का कर्जा था। हमारी सरकार ने जो ऋण लिया था वो इनके समय के जो देनदारियां थी और जो ऋण के ऊपर ब्याज था उसमें हमारी सरकार ने उसके लिए ऋण लिया। लेकिन आज जो है 75,000 करोड़ की बात करते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार ने मात्र 69,000 करोड़ कर्जा लिया था। उसके बाद वर्तमान सरकार ने दिसंबर माह में 1,000 करोड़ लिया, जनवरी में 1,500 करोड़ रुपए लिया और अभी 2,000 करोड़ रुपए और लेने की बात हो रही है। अर्थात अभी 3 महीने भी मात्र पूरे नहीं हुए, 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा, 4500 करोड़ रुपए का, 45,000 करोड़ का कर्जा इस सरकार ने मात्र 30 करोड़ रुपए का कर्जा ये 1 साल के अंदर अंदर ले गए। और 5 साल का फिर आप अंदाजा लगा दीजिए कि कहाँ पर हम पहुंचेंगे। तो 18,000 करोड़ का कर्जा लेंगे और अगर आप 5 साल का देखेंगे तो हम इन्हीं 5 सालों में 90,000 करोड़ के करीब पहुंच जाएंगे। तो स्थिति बहुत विकट है। सरकार संसाधन जुटाने की दृष्टि में कहीं पर भी गंभीर नहीं लगती है। वैट बढ़ाने का काम अवश्य इन्होंने किया। राहुल गांधी जी पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा में महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे थे। महंगाई को लेकर आते ही इन्होंने वैट बढ़ाया, डीजल के ऊपर 3 रुपये बढ़े, तेल की बोतल 9 रुपये महंगी हुई। अर्थात आते ही हिमाचल प्रदेश ने जहाँ राहुल जी भाजपा सरकार को कोस रहे थे, इन्होंने आते ही लोगों के ऊपर जो है उनको वैट बढ़ाकर जो है महंगाई का तोहफा दिया। युवाओं के साथ भी हिमाचल प्रदेश में जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है उसको बंद करके जो अभ्यर्थी नौकरी के जो जिनकी नौकरी लगनी थी उनके साथ भी इन्होंने धोखा किया। अर्थात बेरोजगारी और महंगाई दोनों मामले में प्रदेश की जो वर्तमान सरकार ने इन्होंने हिमाचल प्रदेश में आते ही महंगाई का बोझ भी और बेरोजगारी जो है युवाओं के साथ इस प्रकार का धोखा भी करने का काम किया। इन्होंने अभी ध्यान में आया है कि जो हमारे क्षेत्र में विधायक निधि के थ्रू काम होते थे, विधायक निधि की जो अंतिम किस्त थी इस बार उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से जो पैसा विकास कार्यों के लिए लगता था, छोटे छोटे काम होते थे, किसी की सड़क का काम होता था, टैंक बनाने का काम होता था, रास्ते बनाने का काम होता था, अर्थात जो छोटे छोटे विकास कार्य विधायक निधि के तहत या डीसी फंड से जिसमें कि एसडीपी का फंड होता था या सीआरएफ का फंड होता था, उसको भी इन्होंने बंद करने का निर्णय लिया। अर्थात सब कुछ ही बंद करने की ओर ये सरकार बढ़ रही है। मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में हर क्षेत्र का विकास किया और समानांतर विकास करने का प्रयास भाजपा की सरकार ने किया, लेकिन इन्होंने आते ही विकास को भी बंद कर दिया, कार्यालयों को भी बंद कर दिया और मैं समझता हूँ हर तरफ जो है बंद करने की और यह सरकार आगे बढ़ रही है। दूसरी ओर हम ये बात भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पिछला 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, सीमेंट फैक्ट्री का जो विवाद चला हुआ है, हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रक ऑपरेटर्स हैं, करीब 2 महीने से ज़्यादा का समय होगा, क्योंकि 14 जनवरी को एसीसी बरवाना और एसीसी दाड़लाघाट के प्लांट बंद हो गए थे, लेकिन अभी तक ये विवाद सुलझाने में यह सरकार नाकाम रही है। अभी तक जिस प्रकार का जो गतिरोध बना हुआ है, हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको जहां अपनी जो गाड़ियों की किस्तें देने में उसमें दिक्कत हो रही है, साथ ही साथ जो छोटे छोटे कारोबारी थे, चाहे वो चाय वाला था, ढाबे वाला था, दूध वाला था या छोटे कारोबार करने वाला था, पंचर वाला था, इस प्रकार के जो छोटे कारोबारी थे, आज उनके छोटे कारोबार बंद हो गए। प्रवासी लोग जो वहाँ इस क्षेत्र में काम कर रहे थे, आज उनका पलायन हो गया और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रेवेन्यू लॉस प्रदेश की सरकार को हुआ, क्योंकि दोनों सीमेंट प्लांट बंद होने से करीब 250 करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक प्रदेश सरकार को उठाना पड़ा है। मैं समझता हूँ ये भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
दूसरी ओर प्रदेश की सरकार इन ऐसा संज्ञान में आया है कि कलेक्शन के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कबाड़ के व्यापारी जो है ठेकेदार तय हो गए हैं। इसके साथ साथ जो क्रशर थे उनकी यूनियन बन गई है, उनके भी रेट फिक्स हो गए हैं। ठेकेदारों के साथ भी रेट फिक्स हो गए हैं। कई दुखिए जिनके सुखू सरकार ने आते ही कई दुखिए के दुख दूर करने की ओर जो है इस सरकार आगे बढ़ रही है। कुछ अधिकारीगण जो कि भाजपा के खिलाफ चार्जशीट बनाने में कांग्रेस को सहयोग कर रहे थे, उनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे बहुत सारे विषय आने वाले समय में उसको लेकर भी हम आपके साथ कई सारी बातें जो है आने वाले समय में हम आपके साथ उनको रूबरू उसको लेकर भी होंगे। कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में नई सरकार आने के बाद जनता को जो उम्मीदें होती हैं, क्योंकि 25 जनवरी को भी प्रदेश के जो कर्मचारी और प्रदेश की जनता को ये उम्मीद थी कि नई सरकार आई है, बहुत कुछ जो है आते ही उस दिशा में आगे बढ़ेंगे हम, चाहे डेवलपमेंट की दिशा में या बहुत सारे कोई नई शुरुआत ये सरकार करेगी। लेकिन नई शुरुआत तो नहीं हुई। हाँ, शुरुआत हुई तो कार्यालय बंद करने की हुई, शुरुआत हुई तो महंगाई की मार की शुरुआत हुई, वेट बढ़ाने की हुई, सेस बढ़ाने की हुई। अभी आज भी मैं पढ़ रहा था कि जो हाइडल प्रोजेक्ट्स है उनके ऊपर भी जो है सेस बढ़ाने की बात चल रही है। अर्थात प्रदेश की जनता के ऊपर अतिरिक्त कर का बोझ बढ़े और प्रदेश की जनता को महंगाई की मार उससे रूबरू होना पड़े, कार्यालयों में लोगों को चक्कर काटने पड़े। जो कार्यालय बंद हुए तो प्रदेश की जनता को किस प्रकार से नुकसान उठाना पड़ रहा है, उनको कई कई किलोमीटर का सफ़र करके एक छोटे छोटे कार्य के लिए जाना पड़ रहा है। और ऐसे जो जनहित में इनको काम करने चाहिए थे, ये जनता के साथ जो है इस प्रकार से जनता को प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी पिछले कल हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी शुक्ला जी आए हैं और शुक्ला जी ने आते ही कहा कि आप जो करना है करिए, भाजपा के बातों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी जो है प्रदेश की जनता की आवाज़ को उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही है, प्रदेश की जनता की बात को हम जो है सरकार के ध्यान में ला रहे हैं कि आपने आते ही किस प्रकार से प्रदेश की जनता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। आपने किस प्रकार से प्रदेश की जनता के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ाने का काम आप जो है कर रहे हैं, प्रदेश की जनता के ऊपर महंगाई बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं, प्रदेश की जनता के लिए जो कार्यालय खुले थे उनको बंद करने का काम आप कर रहे हैं और प्रदेश के ऊपर कर्ज बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं। आप अच्छा होता आप कोई नया कार्य शुरू करते, आप विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने में कोई पहल करते, लेकिन उस दिशा में ये सरकार अभी तक कुछ भी करने में नाकामयाब रही। दूसरी ओर मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार का लगातार आशीर्वाद हमको मिला है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को अनेकों संस्थान और हिमाचल प्रदेश को जो अपना दूसरा घर कहते हैं, उस दृष्टि से माननीय मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश का ध्यान रखा है। और मैं समझता हूँ अभी भी जब वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय मोदी जी से मिलकर आए तो मोदी जी ने उनको भी आश्वस्त किया कि हम प्रदेश को जिस प्रकार से पहले हमने ध्यान रखा है, आने वाले समय में जो प्रदेश की जनता से हमारा लगाव है उसी प्रकार से प्रदेश की जनता का, प्रदेश का ध्यान केंद्र की सरकार रखने वाली है। इतना ही मुझे आपसे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, भाजपा लगातार ये आरोप लगा रही है कि कर्ज ले रही है प्रदेश सरकार और इस तरह की और जो चीजें कही जा रही है। अभी हाल ही में एक बयान आया है जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं शांता कुमार जी का कि भाजपा को थोड़ा शांत रहने की जरूरत है, सब्र करने की जरूरत है, क्योंकि अभी थोड़ा समय देना चाहिए प्रदेश सरकार को। नहीं क्या कहना चाहिए? देखिए, आपके ध्यान में होगा, वैसे तो माननीय शांता जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनकी जो भी बात होती है हमारे लिए मार्गदर्शन का काम वो करती है और निश्चित रूप से जो उन्होंने बात कही है हम प्रयास करेंगे हम उसका पालन करें। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ही संस्थान बंद करना इन्होंने प्रारंभ किया, हमने शुरू में प्रदेश की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन प्रारंभ किए थे, लेकिन फिर यही बात सोच कर कि इनको समय दिया जाना चाहिए, हमने समय दिया और लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। लेकिन जो भी निर्णय यह सरकार ले रही है वो जनता विरोधी और जनता को मैं समझता हूँ जनता के पक्ष में कोई निर्णय अभी तक की सरकार ने नहीं लिया है और मजबूरन
आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को अभी जिस प्रकार से हमने जो शुरुआत की थी, हमने भी थोड़ा समय देने की बात कही, लेकिन अब जिस प्रकार के निर्णय ले रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जनता की आवाज़ को हमको उठाना होगा। हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने तय भी किया कि अभी हम जनता के बीच में हस्ताक्षर अभियान करके जो संस्थान खोले हैं उसको लेकर जनता का जन जागरण करें और जिसमें 15 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक हमारा जन जागरण और हस्ताक्षर अभियान है और 25 फरवरी के बाद हमारा जिला स्तर के ऊपर धरना प्रदर्शन हम करने वाले हैं। लेकिन अभी शांतिपूर्ण ढंग से इस सरकार को हम जगाने का प्रयास कर रहे हैं।